हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डेमोग्राफिक कंडीशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड में क्या हालात थे, किस टाइम पे? ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड प्रोडक्ट्स। क्या हो गया था? इंडिया एक एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। जो मैंने पहले भी बात की कि रॉ मटेरियल यहां से ब्रिटिशर्स ले जाते थे, तो वो रॉ मटेरियल ही प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर हो रहा था, सारा कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था, यहां से बाहर जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था मेनली। ठीक है, और इंपोर्ट क्या हो रहा था? वहां से फिनिश्ड गुड जो बन के आ रहे थे वहां इंपोर्ट हो रहे थे। तो मतलब ज्यादातर काम किसके साथ चल रहा था? ब्रिटेन के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट क्या हो रहा था? फिनिश्ड गुड्स, और एक्सपोर्ट क्या होता? प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब देखो, जब ब्रिटिश रूल का मोनोपोली था तो क्या करेगा? वो यही चाहेगा ना कि इंडिया में जो रॉ मटेरियल है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, वो ज्यादातर उसी को मिले, यही चाहेगा। और वो भी ये भी चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ ज्यादा ज्यादा बिके। तो इसके लिए उसने क्या किया था? अपने कंट्रोल को यूज करते हुए हाफ जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन तक ही सीमित कर लिया था। मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि इंडिया बाहर कहीं किसी के साथ ट्रेड नहीं करेगा, है ना। कुछ एक दो कंट्रीज के साथ उसने अलाउ किया था, उसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड हो ही नहीं रहा था इंडिया का मैक्सिमम, जैसे कि हाफ कह सकते हो। हाफ जो हमारा ट्रेड था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था, दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत कम था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? उनकी एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो गई, मोनोपोली कंट्रोल हो गया था उनके हाथ में। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। अब उन्होंने 1869 में एक स्विस कैनाल ओपन हो गई। अभी स्विस कैनाल क्या थी? देखो, स्विस कैनाल एक रास्ता है वाटर का बनाया हुआ, मतलब ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो वैसे ही समुद्र है बहुत सारा। ठीक है, स्विस कैनाल मैन मेड है। इसने एक ऐसा रास्ता बना लिया था जिससे कि शिप्स डायरेक्ट आ जा सकते थे। पहले क्या होता था? पूरा घूम के, मतलब बहुत ज्यादा घूम के इंडिया आना पड़ता था उनको। ठीक है, अब स्विस कैनाल जैसे बना तो वो डायरेक्ट यू रास्ता निकल गया उनके पास। तो क्या हुआ? रूट छोटा हो गया, डायरेक्ट रूट मिल गया उनको। तो उससे उनको और आसान हो गया, यहां से सामान लाने में, ले जाने में, वापिस आने में, सारा आसान हो गया उनके लिए। तो इसने भी बहुत हालत खराब कर दी। क्यों? इससे उनका कंट्रोल बढ़ गया था। तो फॉरेन ट्रेड और भी खराब होता चला गया हमारा, सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित रह गया, वो भी हमारे बेनिफिट के लिए नहीं था। ठीक है, और लास्ट बाकी आती है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन की बात तो मैं पहले भी कर रहा हूं कि यहां से वेल्थ जा रही थी, लेकिन एक्सपोर्ट सरप्लस। अब अगर चलो मैं एक चीज देखूं कि मानो हाँ भाई एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा था, तो एक्सपोर्ट से इनकम आ रही होगी, तो अच्छा होना चाहिए, वो तो है ना, हो सकता था अच्छा, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट की इनकम आ रही थी वो भी तो ब्रिटिशर से यूज कर रहे थे। कैसे? वो कहां यूज कर रहे थे? एक्सपेंसेस में। किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो अपने एक्सपेंसेस के लिए ये एक्सपोर्ट सरप्लस यूज कर रही है, मतलब इंडिया को तो कुछ मिला ही नहीं। और दूसरी तरफ ऑल्सो टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर। अब ब्रिटेन जहां लड़ाई लड़ रहा था, वॉर कर रहा था किसी के साथ, तो उस अपने खर्चे के लिए वो कौन सा पैसा यूज कर रहे थे? इस एक्सपोर्ट सरप्लस का। मतलब पूरी तरीके से कुछ भी ना दो इंडिया को, यही चल रहा था। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड का यही हाल था, बहुत बुरा हाल था। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था इंडिया का। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कामकाज कैसा था, किस सेक्टर में काम कर रहे थे लोग। अब देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, लोग कहाँ काम कर रहे थे ज्यादा, लोग किस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व थे, किसमें कम इन्वॉल्व थे, ये बातें देखते हैं। पहला देखिए, प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन का डोमिनेंस चल रहा था, मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ज्यादा थे लोग। अब मैं बता दूं प्राइमरी ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम यही स्टार्ट किया था हमने। एग्रीकल्चर ही हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 75% लोग लगे हुए थे, और बाकी जो बचे वो कहां लगे हुए थे? बाकी दो सेक्टर्स में, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा होता है? जिसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी चीज का प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और सर्विस सेक्टर कोई भी जॉब, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो हो गया सर्विस सेक्टर। या फिर किसी टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या था? 75% एग्रीकल्चर में था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बाकी बचा हुआ 25% था ओनली। अब बात अगर हम करें रीजनल वेरिएशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि सब जगह एक जैसा माहौल नहीं था, हर जगह अलग अलग सिचुएशन थी। ऐसा नहीं था पूरे इंडिया में ही 75% एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और बाकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं था। कैसा था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल,
ये जो स्टेट्स थे, यहां पे क्या था, यहां पे विटनेस किया गया इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बहुत कम होती जा रही थी। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट जो लोग थे वो कम होते जा रहे थे। और दूसरी तरफ राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा, इन जैसे स्टेट्स में क्या हुआ, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे जो वर्क फोर्स थी वो बढ़ती जा रही थी, लोग एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा आ रहे थे और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ नहीं जा रहे थे। तो इस तरीके से सिचुएशन हो चुकी थी हमारी कि जॉब चल रही थी ना, तो एक तो वेरिएशन बहुत ज्यादा था कि मतलब कुछ पता नहीं है किधर क्या है, एक जगह अलग चल रहा है, दूसरी जगह अलग चल रहा है। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी डोमिनेंस में था काफी हद तक। हाँ, यहाँ देखो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी अगर हम टोटलिटी में देखें, और भी कई सारे स्टेट्स हैं, सारी टोटलिटी में एग्रीकल्चर सेक्टर ही फिर भी आगे था। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टार्ट करके डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ ली हमने, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया हमने, फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब सिर्फ एक पिलर बचा हुआ है हमारा, कौन सा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब कुछ डिपेंडेंट है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। क्या क्या आ जाता है, सड़क हो गया, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, जो भी वाटर हमारा ट्रांसपोर्ट है वो सारा हो गया। ठीक है, आजकल तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं इसके अंदर जो कि धीरे धीरे बताई जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसके बारे में लोग ये भी सोचते हैं कि यार बहुत कुछ दिया भी है ब्रिटिशर्स ने हमें, ये सोचते हैं ना कि हाँ यार रेलवे देके गए, अच्छी बात तो है, बुरा क्या है इसमें, इतनी अच्छी अच्छी रोड बना के गए, लंबी लंबी हाईवेज बना के गए हैं, कितना अच्छा है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें उस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। वो फुल फ्लेज्ड है, थोड़ा लेंदी भी है, इसलिए हम एक क्लास में सिर्फ वही करेंगे। उसके आगे हमारे पास कुछ नई चीजें होंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।